ये 2 ओम था, ये 5 ओम था, this one is 3 ohm, a 20 volt battery is this, positive negative positive negative. Okay, this point is A, B, C, C, D, E, F and this one is G. So इस वन में करंट I1 था, इसमें करंट I2 था, यहाँ पे करंट I सपोज, तो हमें कैलकुलेट करना था I1। यही था ना बेटा क्वेश्चन? तो मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं इस जंक्शन की बात करता हूँ, सी पॉइंट पर जंक्शन रूल लगा देते हैं, तो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इस पॉइंट सी पर एंटरिंग करंट है I, लीविंग करंट I1 एंड I2, तो एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। क्लियर? ओके। दूसरी एक चीज समझिए, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये इस सी और डी के बीच में लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी के बीच में इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 10 वोल्ट होगा। एम आई राइट? सो सिंस VCD is equals to 10 volt and that is equals to I2 into R। R कितना है? 2 ओम। यहां से आपको I2 मिल जाएगा। अब देखो I2 हो जाएगा 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। लेकिन एक चीज का ध्यान देना बेटे, I2 की जो डायरेक्शन है वो ये है, इसका मतलब दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस वन शुड बी नेगेटिव। लेकिन ये बैटरी बता रही है कि दिस टर्मिनल शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इस इस रेजिस्टेंस में जो बैटरी है वो ऑपोजिट पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है। सो मैं लिखूंगा VCD इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, दैट इज इक्वल टू I2 into 2 ओम। सो I2 इज इक्वल टू -5 ओम। -5 ओम में जो माइनस है वो ये डिफाइन कर रहा है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन I2C से D ली है वो एक्चुअली में D2C होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट? अब आपको I2 मिल गया, आपको I1 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको I की वैल्यू और चाहिए, तो नीचे वाले लूप के अंदर आप किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। ठीक है? तो आप इसको रेफरेंस ले लेते हैं। तो देखो इसमें करंट क्या फ्लो करेगा? I करंट फ्लो करेगा, इसमें भी I करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 ऑफ I प्लस 3 ऑफ I प्लस 2 ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? तो ये हो जाएगा 8I प्लस ट्वाइस ऑफ I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए -5, दैट इज इक्वल्स टू 22। तो I इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10/8। So this is 30/8. So that is 15/4 ampere. So आपको कैलकुलेट करना है I1. So therefore I1 is equals to I minus I2. So that is 15/4 minus -5. So 15/4 plus 5. So that is 30/5/4. This is your answer. क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो कुछ इस तरीके से दिया था कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक 5 ओम है, यहाँ पे भी 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 एक 5 ओम, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, सेल लगा दी है इस तरह 2 वोल्ट। यही था ना क्वेश्चन? Yes, sir. So this point is A, this point is B, this point is C and this point is D. तो क्वेश्चन में क्या था? हमें B और D के बीच में क्या कैलकुलेट करना था? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था, हमें निकालना था VDD। ये हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है? तो एक बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि देखो ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं ये तीनों अभी सीरीज में हैं, ये जो 3 रेजिस्टेंस है ये तीनों अभी सीरीज में है। लेकिन जैसे ही वो इसके और इसके बीच की बात करेगा, ठीक है,
तो हमें यहाँ पर अगर ये टर्मिनल कैलकुलेट करना है तो फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है, इस 2 वोल्ट की बैटरी से ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस में 5 ओम 5 ओम 5 ओम, इस तीनों रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। इसी तरीके से इन तीनों रेजिस्टेंस में भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सो क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं वो सब सेम वैल्यू के हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको करंट निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो आप एक काम कीजिए, देखिए मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये ए जो है ये पॉजिटिव होगा, सी जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब ए से करंट फ्लो करेगा बेटा, तो ये वाला हायर पोटेंशियल होगा, इसका टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, इसमें भी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? हर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो करंट की डायरेक्शन में हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, आपको पता है ना ये? यस सर। किसी में जब करंट फ्लो करता है तो करंट हमेशा जब फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 2 वोल्ट से जब ये करंट ऐसे जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये वाला हायर होगा, ये लोअर होगा, ये हायर होगा, ये लोअर होगा, ये हायर होगा, ये लोअर होगा। और यहां से ए से लेके सी तक इन तीनों रेजिस्टेंसेस में 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। और क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तीनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, तो तीनों में पोटेंशियल भी इक्वली ड्रॉप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें भी ड्रॉप जो हो जाएगा 2v, इसमें भी 2/3 वोल्ट हो जाएगा ड्रॉप, इसमें भी 2/3 वोल्ट ड्रॉप होगा, और इसमें भी 2/3 वोल्ट ड्रॉप होगा। एम आई राइट? इसमें भी 2/3 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसमें भी 2/3 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसमें भी 2/3 वोल्ट ड्रॉप होगा। एम आई राइट? हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट बी पर और इस पॉइंट डी पर। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, किसी भी एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करो, चाहे ऐसे चलो चाहे आप ऐसे चलो, कैसे भी चलना स्टार्ट करो। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा मान लीजिए वो कितना है, वीबी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, 2/3 वोल्ट प्लस 2/3 वोल्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट में कितना हुआ, प्लस 2/3 वोल्ट। क्लियर? और जब हम यहां पर आएंगे इस वाले पे, तो ये लाइन से जंप करके आना पड़ेगा, तो जब हम जंप करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 2/3, एंड दैट इज इक्वल्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वीडी आ जाएगा, माइनस वीडी, एंड दैट शुड बी 0। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल। बहुत इजी मेथड है ये। आपको करना क्या है, प्रोसेस मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे पास सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू के हैं तो हमें करंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये जो ए और सी है इस पे बैटरी 2 वोल्ट की लगी हुई है, तो ये 2 वोल्ट इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो सब में 2/3 2/3 2/3 चला जाएगा। इसी तरीके से ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तीनों इक्वल वैल्यू के हैं, 2 वोल्ट को शेयर कर रहे हैं तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2/3 2/3 2/3। आपको VBD निकालना है तो बी से डी की तरफ जाइए, बी से स्टार्ट करते हैं तो चलते रहिए, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इसके आगे और कोई होता उसका भी पोटेंशियल जुड़ जाता, लेकिन इसके आगे हम यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ आने में ये लाइन है, हमें इसको जंप करना पड़ रहा है, जैसे ही जंप करते हैं तो वहां माइनस साइन आ जाता है, माइनस दिस, फिर ये आ जाएगा इसका पोटेंशियल माइनस दिस, और सबका सम 0 कर दीजिए। तो हमें निकालना है VB माइनस VD, ये कितना हो जाएगा, -2/3 वोल्ट। प्रॉब्लम सॉल्व। कई बार हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस नहीं होते, रेजिस्टेंसेस के साथ साथ कैपेसिटर भी इंक्लूडेड होता है। उस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर बेस्ड प्रॉब्लम्स।
बहुत ही सिंपल सा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, केस लेता हूँ। देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टेंस आर लिया, इसको R1 कॉल कर लूँ। यहाँ पे फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस R2 लिया और इसके साथ मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया C। नीचे फिर एक रेजिस्टेंस लिया मैंने R3 और इसके साथ एक बैटरी लगा दी जिसका EMF है। अब उसने बोला कि कैलकुलेट करो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब भी हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर सेल के साथ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, जब स्टेडी करंट आता है, जो स्टेडी करंट मतलब जो कांस्टेंट करंट हो जाता है, वो करंट कभी भी कैपेसिटर में फ्लो नहीं करता। यानी इस वाली ब्रांच में, जो ये वाली ब्रांच है मेरी, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सपोज यहां से हमारे पास इस सेल से एक करंट निकलता है आई, वो करंट आई यहां आया, तो वो करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा, वो सीधा यहां चला जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। नो करंट विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको यही करना है। तो जब हमारे पास इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो फिर हमें इस ब्रांच को 2 मिनट कुछ टाइम के लिए हटा देते हैं इसको। तो जब कुछ टाइम के लिए हटा देंगे तो सर्किट में सिर्फ R3 और R1 ही रह जाएंगे, क्योंकि R1 और R3 दोनों में सेम करंट आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों सीरीज में हुए, तो मैं I निकाल सकता हूं टोटल EMF ऑन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R3। बात समझ में आया? तो यस आपको मिल सर। गया करंट। ठीक है। यस। अब दूसरा, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो अगला काम क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला इस वाली ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ इस R2 रेजिस्टेंस में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और अगर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो मैं इस R2 को हटा सकता हूं, क्योंकि जब इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये किस काम का है। तो आप इसको सर्किट से हटा सकते हैं। जब इसको सर्किट से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये कैपेसिटर बचेगा। तो अब हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये कैपेसिटर होगा, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये इस तरह से बैटरी लगी हुई। बात समझ में आया? ये R1 है, ये R3 और ये कैपेसिटर C और ये। बात समझ में आया? अब इसके अंदर इस तरीके से करंट I फ्लो होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नो सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब जब आपको आई करंट मिल गया, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर में प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो सपोज मान लीजिए ये वाला पॉइंट है हमारे पास ए, ये वाला पॉइंट है हमारे पास बी, तो आपको कैलकुलेट करना है VAB। ये VAB आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको करंट आई की हेल्प से जैसे मर्जी निकालना चाहो वो निकालो। तो मुझे क्या बताओ, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये ए टर्मिनल को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, इस बी पॉइंट को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, इस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल तो इस R1 में भी ड्रॉप होगा, क्योंकि देखो ये और ये आपस में पैरेलल में है। यस सर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल पे है वही इस कैपेसिटर में भी है। क्लियर? यस। VAB इज इक्वल्स टू हाउ मच, I इंटू R1, और I की वैल्यू पुट कर दो, ER1 अपॉन R1 प्लस R3। तो आपको VAB मिल गया, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में है, कैपेसिटर के टर्मिनल्स के बीच में यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर में, चार्ज Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। ये हो जाएगा CR1E अपॉन R1 प्लस R3। अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी कितनी स्टोर हुई कैपेसिटर में, कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर होती है। सो हाफ C आपके पास है, V की वैल्यू आपने अभी निकाली है,
E R1 अपॉन R1 प्लस R2 टू द होल स्क्वायर। अब जैसे ही हो जाए फिर तो आप जो मर्जी वो निकालो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? ये हमारे पास ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 10 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा, और ये भी हमारे पास 2 ओम। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, और यहाँ से जो करंट बाहर निकाल रहा है वो 7 एम्पियर का करंट निकल रहा है। ये आपके पास पूरा दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड क्यू एंड एनर्जी फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना चार्ज और कितनी एनर्जी है वो निकाल। यहाँ पे देखो, इस वाले रेजिस्टेंस में आपको करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, इसमें रेजिस्टेंस दिया है 2 एम्पियर। यहाँ पर हमें कोई करंट, इस वाली लाइन में हमें नहीं पता यहाँ पे कितना करंट है, इसमें नहीं पता हमें कितना करंट है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर 7 एम्पियर करंट हमारे पास आगे जा रहा है, ठीक है। तो मैं जरा एक काम करता हूँ, जंक्शन रूल अप्लाई करता हूँ। देखो, इस वाले जंक्शन पे अगर मैं जंक्शन रूल अप्लाई करता हूँ तो 1 एम्पियर एंटर कर रहा है, 2 एम्पियर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। माइक बंद करो, और यही 3 एम्पियर इधर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस वाले जंक्शन पे 3 एम्पियर इधर एंटर कर रहा है, 7 एम्पियर लीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये रही होगी 4 एम्पियर, तभी तो बाहर 7 गया। तो ये 4 एम्पियर आया, तो इसका मतलब ये भी 4 एम्पियर ही है। तो 2 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा? इधर गया नहीं होगा, इधर से वापिस आया है ऐसे 2 एम्पियर, तभी तो जाके 4 हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे करंट क्यों नहीं दिखाया? भाई करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, इधर भी जाना चाहिए था, इधर भी जाना चाहिए था। एम आई राइट? यस सर। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता, तो उस ब्रांच में करंट शो मत। आप ये भूल जाइए कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, हटा दो इसको, आप इसको मान के चलो यहाँ कुछ नहीं है। तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, सिंपल। ये लगा दिया आपने, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब यह इतना काम हो गया ना बेटा, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लीजिए ये टर्मिनल है बी, ये टर्मिनल है सी, या डी मान लेते हैं इसको, सी तो कैपेसिटर है ना। अब आपको मैंने जो मेथड बताया, यहां से ऐसे चलते हुए आइए या यहां से ऐसे चलते हुए जाइए, जैसे मर्जी जाइए और प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों में देखो, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो मैं हायर वाले को लेता हूं, तो ये हो जाएगा डी से चलते हैं, डी पे चलेंगे, फिर यहां से होते हुए इधर आएंगे, फिर ऐसे चलते जाएंगे। ये हो जाएगा देखो वी डी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें कितना ड्रॉप हो जाएगा, 4 एम्पियर इंटू 3 ओम प्लस 4 इंटू 3 ओम। उसके बाद फिर हम किस में जाएंगे, इसमें वाले में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जंप करना पड़ रहा है इसको, तो जंप करना पड़ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 इंटू 2 ओम। उसके बाद कितना हो जाएगा, -1 इंटू 1 ओम इंटू 3, और उसके बाद बी पे आ जाएगा -VB, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से मिल जाएगा VD प्लस 12 -6 -3 -VB is equals to 0. So this VD minus VB is equals to how much? 3 minus of 3 volt. और क्योंकि माइनस साइन बता रहा है कि दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, तो क्योंकि हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V BD इज इक्वल टू मॉड ऑफ VD माइनस VB। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो 3 वोल्ट आ गया। यानी आपको यहाँ पे
इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये मिल जाए। हाँ बेटा, तो हमने माइनस साइन से यूज किया कहाँ लिया माइनस साइन? और ये वाला नहीं सर, ऊपर VD प्लस। ऊपर। बेटा अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है दो टर्मिनल में, तो आप क्या कीजिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए और उसके बाद किसी एक टर्मिनल से जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, किसी एक को रेफरेंस लो। जैसे मैंने डी को रेफरेंस लिया, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी 0। लेकिन जैसे ही बीच में कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जंक्शन बन गया, ड्रॉप हो रहा है, तो यू हैव टू जंप ऑन दिस वायर। तो जैसे ही वायर को जंप करोगे, उससे आगे के सारे साइन चेंज कर देना। अगर यहाँ पे फिर जंप हो जाता तो यहाँ से फिर जंप करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। ओके। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आपका आ गया हमारे पास 3 वोल्ट। अब जब वोल्ट आ गया तो चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू सी VBD। Q इज इक्वल टू CV होता है ना बेटा, तो ये है 10 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 3, तो ये आएगा 30 माइक्रोकूलम। और एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, सो हाफ ऑफ 10 इंटू पोटेंशियल है 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 45 माइक्रोजूल। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? is a practical application of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दैट इज द मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज कैसा होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? मीटर ब्रिज में इस तरह का हमारे पास एक बोर्ड होता है, एक प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक होता है। उसमें यहां पर एक कॉपर स्ट्रिप लगी हुई होती है इस तरीके से, एक आई स्ट्रिप इस तरीके से लगी हुई होती है, फिर एक एल स्ट्रिप ऐसे लगी हुई होती है। 2 एल स्ट्रिप्स होती हैं और एक आई स्ट्रिप्स होती हैं, और ये सब कॉपर की होती है। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर एक गैप बना लेफ्ट हैंड साइड में, एक गैप बना राइट हैंड साइड में, और ये एक गैप बना ये पूरे प्लैंक। और ये जो प्लैंक होता है लगभग लगभग 1 मीटर का होता है, ठीक है? या मैं कहूंगा कि यहां से इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो 1 मीटर होते हैं, और इसको एक वायर से कनेक्ट किया हुआ होता है। मेटल शीट्स जो लगी हुई हैं ये एल और आई वाली, ये काफी थिक होती है हमारे पास। थिक इसलिए होती हैं कि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। यहां पर हमारे पास यहां से लेके यहां तक मीटर स्केल होता है, ताकि आप जो भी रीडिंग लेना चाहो इस लेंथ की ले सकते हो। और इसकी लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है, ठीक है? तो यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर बेटा? यहां पर भी एक पॉइंट होता है, इस मिडिल पॉइंट और के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो हिस्सा होता है वो एक जॉकी के थ्रू कनेक्ट होता है। जॉकी बेसिकली क्या होती है बेटा, एक वायर का ओपन एंड होता है, उसको जहां पे टच करना चाहो वहां टच कर सकते हो, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस वायर के ओपन एंड को चाहो तो मैं यहाँ टच कर दूं, यहाँ टच कर दूं, यहाँ टच कर दूं, मैनुअली मैं इसको टच करता रहता हूँ वायर पे अलग अलग। तो जैसे ही टच करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर को हमने सिंपल एक वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसका एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड ओपन है, और इसको हम क्या कॉल करते हैं, जॉकी, जे कॉल करते हैं। अब सपोज इस पॉइंट पे जब कनेक्ट किया और यहां से यहां तक की अगर लेंथ एल है, तो बेटा आप यहां से यहां तक की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये 100 माइनस एल हो जाएगी, क्योंकि पूरी लेंथ तो 100 है। Am I right? इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन होता है, जो ब्लैंक सेक्शन है, यहां पर हमने क्या लगाया होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो आप जो रेजिस्टेंस आपको सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है,
उस रेजिस्टेंस की पिन को आप आउट कर देते हैं। जैसे ही उसकी पिन को आउट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पे इसमें जो रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू आर है, और अगर हमें किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उस अननोन वायर को हम जो राइट हैंड साइड होता है यहां पे लगा देते हैं। अननोन वायर एस, ये क्या है हमारे पास? अननोन वायर एस। बात समझ में आया? पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स क्लियर हो गया? तो इस डायग्राम को देख के आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ये पूरा का पूरा जो मीटर ब्रिज है ये कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव, वो मैं समझाता हूँ। ये जो वायर होता है बेटा, वायर ए बी, इसको मैं ए कॉल कर देता हूँ, इसको मैं बी कॉल कर देता हूँ। जैसे एलॉय का बनाया जाता है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम इस जॉकी को, अब एक बात बताओ, जब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस कैरी करेंगे। सपोज इसकी रेजिस्टिविटी रो ए बी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और लेंथ हमारे पास इसकी एल है, कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो लेंथ एल किसकी है? एजे सेक्शन की, तो एजे सेक्शन का रेजिस्टेंस आ गया। और अगर आर जे बी कैलकुलेट करना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए। एम आई राइट? तो आपने ये जो वायर ए बी है, इस ए बी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि जितनी जिस जगह पर जॉकी कनेक्ट होगी उसके राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर रेजिस्टेंस कितना कितना होगा। ऐसा क्यों किया वो मैं अब आपको बता। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमारे पास एक डायगोनल पे कोई हमारे पास पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो जो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायगोनल पे होता है उसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो हमें जब कैलकुलेट करना होता है किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस, जो मीटर ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं, मीटर ब्रिज के इस ए बी में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे इस तरीके से। जैसे ही मैंने ये बैटरी लगा दी तो इसमें ए से लेके बी तक एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। क्लियर? तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा। इसी तरीके से ये जो पॉइंट ए है ये यहां पर आ जाएगा, और ए से लेके जे तक हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ए से लेके जे तक कुछ रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर देख रहे हो आप, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ मैच कर रहे हो? जो ये ए है ये रहा वो ए पॉइंट, ये जो जे है वो रहा ये पॉइंट, ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है ये, इसको आप पी मान लेते हैं। दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज द पॉइंट बी। अब आप देखिए बेटा, जो एजे में रेजिस्टेंस है वो यहां पर आ गया, जो ए से लेके पी के बीच में जो रेजिस्टेंस है आर ओ वो यहां पर आ गया। पी और जे के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर लग गया, और पी और बी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है वो यहां पर आ गया, और जे और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर आ गया। तो मैं कॉल कर सकता हूं मीटर ब्रिज इज जस्ट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा कि जिस वायर का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है उस वायर को आप राइट हैंड साइड वाले गैप में रखेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपका ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो अब आपका काम क्या होगा, आपको आईजी को 0 करना है। तो आप इस जॉकी को इस वायर पे अलग अलग जगह पे टच करेंगे। सपोज आपने इसको इस पॉइंट पर टच किया, J1 पर, J1 पर टच किया, तो अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि डिफ्लेक्शन इस तरफ आया तो फिर आप इधर टच करेंगे J2 पर, J2 पर टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आया। तो आपको ये पता लग गया कि इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा
जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा वो जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट वो होगा जहां पर पी पॉइंट का पोटेंशियल और जे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? नल पॉइंट कहेंगे, जहां पर आईजी की वैल्यू जीरो हो जाती है, जो कि वायर ए बी पर जिस पॉइंट पर टच करता है, जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, तो उस पॉइंट को नल पॉइंट कॉल करते हैं। और हमारा जो पर्पज है वो यही है, हमें नल पॉइंट कैलकुलेट करना। सपोज इस जे पर नल पॉइंट आया जहां पर लेंथ एल और 100 माइनस एल है, तो अगर ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं, तो एडजेसेंट साइड का जो रेजिस्टेंस होता है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी दिस आर अपॉन आर ए जे शुड बी इक्वल्स टू एस अपॉन एस जे बी। एम आई राइट? सो देयरफॉर at null point R upon RAJ should be equals to S upon RJB। तो यहां से हमें S कैलकुलेट करना है, तो S विल बी इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ RJB अपॉन RAJ। तो अच्छा बेटा, RJB की वैल्यू कितनी थी? रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A, और AJ की वैल्यू रो इंटू L अपॉन A। रो से रो कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, सो दिस आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन। तो आपको कोई पोटेंशियल नहीं निकालना, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ क्या करना है बेटा? लेंथ कैलकुलेट करनी है कि किस पॉइंट पर नल पोजीशन आई। जिस पॉइंट पर नल पोजीशन आई आपको वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। और सपोज ये जो लेंथ है एल, तो ये वाली लेंथ होगी 100 माइनस एल, तो दिस अपॉन दिस इनका रेशियो निकालिए और उसको आर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो बहुत क्विक मेथड होता है एक्सपेरिमेंटली जब हम किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, हम सिर्फ अननोन वायर का रेजिस्टेंस ही नहीं निकाल सकते। सो रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर इज, हमने निकाल लिया, हम इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं ये वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई द मटेरियल ऑफ वायर एस। कैसे निकालेंगे? मटेरियल पता लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसकी रेजिस्टिविटी चाहिए। मान लीजिए इस वायर एस की रेजिस्टिविटी रो एस है, तो जब आपने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो रेजिस्टिविटी निकालने में क्या प्रॉब्लम है? एस इज इक्वल टू रो एस इंटू एल अपॉन ए, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर एस एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर एस। आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालिए, उसकी लेंथ मेजर कीजिए, यहां से आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी इसकी। और जो रेजिस्टिविटी आएगी आप चेक कीजिए कि ये रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की होती है, टेबल में चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया। बात समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप Yes, मुझसे sir. पूछ रहे थे कि मीटर ब्रिज किस पर्पज में यूज होता है, तो अब बताइए क्या पर्पज है मीटर ब्रिज का? सर अननोन वायर का रेजिस्टेंस। टू फाइंड Unknown द resistance रेजिस्टेंस, of unknown wire. रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर। बस में आया? क्लियर? ये क्वेश्चन दो, क्वेश्चन से करके देखते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये आपको एक सर्किट दिया है, ये है 15 ओम, ये है 10 ओम, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी।
समझ में आ गया? क्वेश्चन आपको दे दिया, आपको इसकी वैल्यू भी नहीं दी है, क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखो पीछे जो हमने कैलकुलेट किया कहीं पर भी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है कि यहाँ पर कौन सी बैटरी लगी है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, यूज ही नहीं है इसका। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट AC गिवन है AC इज इक्वल टू 1 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट AB। तो देखो सीधी सी बात है, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मान लीजिए ये लेंथ है L, तो ये हो जाएगी 100 माइनस L। तो डायरेक्ट अप्लाई करो, 15 अपॉन L इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 माइनस L। 3 into 100 minus L should be equals to 2L. So ये हो जाएगा 5L is equals to 300. So therefore L is equals to 60 सेंटीमीटर। इतना आसान होता है मीटर ब्रिज को सॉल्व करना। ये आपके पास एक सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है AB is equals to 20 सेंटीमीटर, AC is equals to 100 सेंटीमीटर, फाइंड X। हमारे पास 20 दे रखी है, ये आपके पास 100 दे रखी है, तो X अपॉन 20 should be equals to 1 upon 100. So X is equals to 1 by 5, that is 0.2. नहीं सर, हाँ बेटा, सर वो तो AC 100 था ना, तो फिर BC तो AC हो जाएगा। ओके, सॉरी। वेरी गुड। AC अगर 100 है तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में। 1 अपॉन 80, so 1 by 4 is 0.25 ओम। सॉरी, इजी था। मीटर ब्रिज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बेटा, ठीक है। Yes. अब इसमें बहुत सारे कुछ छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे ये पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज में जो वायर हमने AB जनरली जो ये वायर यूज करते हैं ना AB, ये वायर हम नाइक्रोम का ही क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज नाइक्रोम वायर, ठीक है। दूसरा, कई बार हमारे साथ पूछा जाता है हमारे पास कि एक जो गैल्वेनोमीटर में जो की होती है और जो वायर AB के साथ जो कनेक्टेड की होती है, तो पहले हमारे पास क्या बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर की प्रेस करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये वाली की प्रेस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?